सन 2001 में नेपाल के बादशाह की रिहाइशगाह नारायण हेती महल में एक बड़ी दावत मुनक्कद की गई, जिसकी मेजबानी वली अहद युवराज दीपेंद्र ने की। इस दावत का आगाज नेपाल के महाराजा बीरेंद्र ने सन 1972 में तख्त-ओ-ताज संभालने के बाद किया था और हर नेपाली महीने के तीसरे जुमे को इस दावत का इनेकाद बाकायदगी से किया जाता था। मगर उस रोज दावत में आने वाले शाही खानदान के अफराद ये नहीं जानते थे कि ये मौका उनमें से बहुत सौ के लिए मौत का पैगाम लाएगा और मुल्क में शाही निजाम के खात्मे का सबब बन जाएगा। मैं हूं खालिद करामत और आप सुन रहे हैं बीबीसी की ऑडियो स्टोरी, जिसके मुसन्निफ हैं रेहान फजल। शाही रिवायत को जारी रखते हुए मई 2001 में ये दावत महल की महेंद्र मंजिल में मुनक्किद हुई थी, जहां महाराज बीरेंद्र की सौतेली वालदा और नेपाल के साबिक बादशाह महेंद्र की दूसरी अहलिया रत्ना देवी रिहाइश पजीर थीं। कमीज और पतलून पहने वली अहद युवराज दीपेंद्र शाम 6:45 बजे अपने एडीसी मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ बिलियर्ड रूम पहुंचे। उन्होंने कुछ देर तक मेजर बोहरा के साथ कुछ बिलियर्ड्स के शॉट्स की मशक की। दावत में सबसे पहले महेश्वर कुमार सिंह पहुंचे, जो कि महाराजा बीरेंद्र के बहनोई थे और इंडिया की एक साबिक रियासत सरगोजा के शहजादे थे। जब वो बिलियर्ड रूम में दाखिल हुए तो युवराज दीपेंद्र ने उनका इस्तकबाल किया। उसने उनसे पूछा कि आप क्या पीना पसंद करेंगे। महेश्वर सिंह ने जवाब में कहा, फेमस क्राउस। थोड़ी ही देर में लाल साड़ी में मलबूस मलका ऐश्वर्या और महाराजा बीरेंद्र की तीनों बहनें भी पहुंच गईं। शाम तकरीबन 7:40 पर दीपेंद्र के कजन पारस अपनी वालदा राजकुमारी कोमल, बहन और अहलिया के साथ वहां पहुंचे। महाराजा बीरेंद्र को आने में कुछ देर हो गई, क्योंकि वो एक मैगजीन के मुदीर को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी दौरान महाराज की वालदा अपनी मर्सिडीज में वहां पहुंची। उनके एक हाथ में उनका पर्स था और दूसरे हाथ में झलने के लिए पंखा लटका हुआ था। वो बिलियर्ड रूम से मुत्तसिल एक छोटे से कमरे में गईं और वहां सोफे पर बैठ गईं। कुछ ही मिनट के बाद बिलियर्ड रूम का दरवाजा खुला और महाराजा बीरेंद्र अंदर दाखिल हुए। वो कार से आने के बजाय अपने दफ्तर से पैदल ही वहां पहुंचे थे। उनके एडीसी सुंदर प्रताप राणा उन्हें दरवाजे तक छोड़कर चले गए, क्योंकि ये एक निजी पार्टी थी और बाहर वालों को वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। महाराजा सीधे अपनी वालदा के पास गए। इस दौरान लोगों ने देखा कि अचानक वली अहद दीपेंद्र नशे की हालत में अचानक वहां आन पहुंचे। उनकी जबान बोलते हुए लड़खड़ा रही थी और उन्हें खड़े होने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कुछ ही मिनट बाद वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सके और नीचे गिर गए। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। इससे पहले वली अहद दीपेंद्र को बहुत ज्यादा शराब पीने के बावजूद कभी ऐसी हालत में नहीं देखा गया था। वो नशा करने के बावजूद खुद पर कंट्रोल रखना जानते थे। इससे कबल के महाराजा बीरेंद्र अपने कमरे से बिलियर्ड रूम तक पहुंचते, पारस, राजकुमार निराजन और डॉक्टर राजीव शाही ने भारी भरकम दीपेंद्र को उनके हाथ पांव पकड़कर उठाया और उन्हें उनके बेडरूम में ले जाकर जमीन पर एक गद्दे पर लिटा दिया। उन्होंने कमरे की लाइट्स बंद कर दी ताकि वली अहद आराम कर सकें और वो पार्टी में वापस आ गए। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब मैसेकर एट द पैलेस में लिखते हैं कि कमरे में तन्हा छोड़ दिए जाने के बाद वली अहद दीपेंद्र बाथरूम गए और वहां उल्टियां की। उन्होंने फिर फौजी वर्दी पहनी, पाँव में काले मोजे, एक जैकेट, फौजी बूट और स्याह चमड़े के दस्ताने पहने। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा 9mm पिस्तौल और MP5 सब मशीन गन और कोलेट M16 राइफल उठाई और बिलियर्ड रूम की तरफ चल पड़े। शाही खानदान की चंद खवातीन बिलियर्ड रूम के दरमियान में खड़ी बातें कर रही थीं। अचानक उनकी निगाह फौजी वर्दी पहने हुए वली अहद युवराज दीपेंद्र पर पड़ी। महाराजा बीरेंद्र की कजन केतकी चेस्टर ने बीबीसी को बताया कि जब वो अंदर आए तो उनके दोनों हाथों में बंदूकें थीं। वो पूरी फौजी वर्दी में मलबूस थे। उन्होंने स्याह ऐनक पहन रखी थी। मैंने अपने साथ खड़ी खातून से कहा कि युवराज दीपेंद्र आया है अपने हथियारों का दिखावा करने के लिए। उस वक्त तक नेपाल के बादशाह बिलियर्ड रूम पहुंच चुके थे। उनके हाथ में कोक का एक ग्लास था, क्योंकि डॉक्टरों ने खराब सेहत की वजह से उनके शराब पीने पर पाबंदी आयद कर दी थी। दीपेंद्र ने अपने वालिद यानी महाराजा की तरफ देखा। उस वक्त उनका चेहरा हर तरह के जज्बात से आरी था।
अगले ही सेकंड उन्होंने दाएं हाथ में मौजूद अपनी जर्मन साख्ता सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। उसकी बहुत सी गोलियां छत पर लगीं और कुछ प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। कुछ सेकंड तक तमाम मेहमान वहीं खड़े रहे जहां वो खड़े थे, गोया वो हालत सख्ता में वली अहद दीपेंद्र के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। उनका ख्याल था कि दीपेंद्र कोई खेल खेल रहा है और गलती से बंदूक की गोलियां चल गई हैं। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब में लिखते हैं कि इब्तिदा में नेपाल के बादशाह बगैर हरकत किए बिलियर्ड की टेबल के पास खड़े रहे। फिर उन्होंने दीपेंद्र की तरफ एक कदम बढ़ाया। दीपेंद्र ने एक लफ्ज भी कहे बगैर बादशाह पर 3 गोलियां चलाईं। वो कुछ देर तो खड़े रहे, मगर फिर गोया स्लो मोशन में उन्होंने अपना ग्लास मेज पर रखा। उधर दीपेंद्र मुड़े और बिलियर्ड रूम से निकलकर बाग की तरफ चले गए। कुछ सेकंड बाद लोगों को पता चला कि दीपेंद्र की गोली महाराजा बीरेंद्र की गर्दन के दाएं हिस्से में लगी है। केथी चेस्टर ने बताया कि हम देख सकते थे कि महाराजा सदमे में थे। वो तकरीबन स्लो मोशन में नीचे गिरे थे। इसी दौरान नेपाल के बादशाह के दामाद कैप्टन राजीव शाही ने अपने खाकी रंग के कोट को उतारकर महाराजा के गले से लगा दिया ताकि बहता खून रुक सके। बीरेंद्र उस वक्त तक बेहोश नहीं हुए थे। अपनी दूसरी चोट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, राजीव, पेट में भी। फिर महाराज बीरेंद्र ने अपना सर उठाने की कोशिश की और नेपाली जबान में बड़बड़ाए कि कार देखो, यानी तुमने ये क्या किया। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। फिर दीपेंद्र कमरे में दोबारा दाखिल हुए। उस वक्त तक उन्होंने अपनी इतालवी साख्त की एक बंदूक नीचे गिरा दी थी। अब उनके हाथ में M16 राइफल थी। मगर दीपेंद्र ने महाराजा बीरेंद्र पर गोली क्यों चलाई? बीबीसी ने यही सवाल दीपेंद्र की पोपी केतकी चेस्टर से पूछा। केतकी ने जवाब दिया, वो एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसकी दादी और उसकी वालदा को ये पसंद नहीं था। उसे उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने वो चाहता था। इस वजह से वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। दीपेंद्र इन सब बातों से बहुत ज्यादा मायूस हो गया था और उसकी ज़हनी हालत बिगड़ गई थी। महारानी ऐश्वर्या को एहसास हो गया था कि उनके लिए दीपेंद्र को अपनी पसंद की शादी करने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने दीपेंद्र पर यह वाजे कर दिया कि अगर इस मामले में उन्होंने अपने वालिदैन की बात नहीं मानी तो उन्हें अपना शाही लक़ब छोड़ना पड़ेगा। इसी दौरान दीपेंद्र के चचा धीरेंद्र ने मुदाखलत करने की कोशिश की। केतकी चेस्टर बताती हैं, अचानक महाराज बीरेंद्र के छोटे भाई धीरेंद्र शाह ने दीपेंद्र को रोकते हुए कहा, बाबा अब बहुत हो चुका, अपनी बंदूक मुझे दे दो। दीपेंद्र ने बहुत करीब से उन पर भी फायर कर दिया और वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। इसके बाद दीपेंद्र पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठे और वो हर किसी पर गोली चलाने लगे। राजकुमार पारस ने चीख कर कहा कि सब सोफे के पीछे छुप जाएं। केतकी को भी गोली लगी। दीपेंद्र को लगा कि केतकी भी मर गई हैं क्योंकि उनके सर और बाल भी खून में लथड़े हुए थे। एक गोली महाराजा ज्ञानेंद्र की अहलिया और पारस की वालदा को लगी और उनके फेफड़ों के पार निकल गई। दीपेंद्र ने अपने वालिद पर फिर गोली चलाई। इस बार गोली महाराजा बीरेंद्र के सर में सुराख करती हुई बाहर निकल गई। खून से लुथरी उनकी टोपी और ऐनक नीचे गिर गई। वो औंधे मुंह पड़े थे। केतकी अभी भी वो मंजर नहीं भूली जब दीपेंद्र ने आकर अपने वालिद को पैरों से ठोकर मारी। वो मंजर हमेशा के लिए मेरी आंखों में सब्त हो गया जब दीपेंद्र ने अपने तकरीबन मुर्दा वालिद के जिस्म को पैरों से ठोकर मारी, ये देखने के लिए कि आया वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। हर सकाफत में मुर्दे का एहतराम होता है। गोली मारने से ज्यादा एक हिंदू के लिए अपनी बाप की लाश को ठोकर मारने के मंजर ने मुझे धचका पहुंचाया। नारायण हेती महल के त्रिभुवन भवन में शाह नेपाल और शाही खानदान के दूसरे 12 अफराद या तो हलाक या जख्मी हो चुके थे और फायरिंग 3 से 4 मिनट तक जारी रही थी। नेपाल की इस मुश्किल तरीन घड़ी में फायरिंग की आवाजें सुनने के बावजूद क्रैक कमांडोज की तरबियत लेने वाले एडीसीज में से किसी ने भी मौके पर पहुंचने की कोशिश नहीं की। वो अपने कमरे में बैठे रहे। उनके कमरे बिलियर्ड रूम से सिर्फ 150 गज दूर थे। अगर वो कोशिश करते तो 10 सेकंड में बिलियर्ड रूम तक पहुंच सकते थे। बाद में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर चारों एडीसीज को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया।
उधर दीपेंद्र फिर से बिलियर्ड रूम से निकलकर बाग में चले गए। मलका ऐश्वर्या उनके पीछे भागी। राजकुमार निराजन भी उनके पीछे गए। थोड़ी देर के बाद 2 मजीद गोलियों की आवाज आई। नीलेश मिश्रा अपनी किताब एंड ऑफ द लाइन में लिखते हैं कि बावर्ची खाने से ताल्लुक रखने वाले एक कारकुन शांता कुमार खड़का ने मलका ऐश्वर्या की जिंदगी के आखिरी लम्हात का मुशाहिदा किया था। मलका सीढ़ियां चढ़कर दीपेंद्र के कमरे की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। वो नेपाली जबान में जोर से चीख रही थी। अभी वो 7 सीढ़ियां ही चढ़ी होंगी कि एक गोली उनके सर के पार निकल गई। वो संगमरमर के जीनों पर गिर गईं। उन्हें पीछे से गोली मारी गई थी और वो दीपेंद्र का आखिरी शिकार थी। उन्हें शायद गलत फहमी थी कि उनका बेटा उन पर गोली नहीं चलाएगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। इसके बाद दीपेंद्र बाग में एक छोटे से तालाब पर बने पुल पर गया। वहां वो 1 या 2 बार पागलपन में चीखा और फिर आखिरी गोली की आवाज सुनाई दी। वो पीठ के बल गिर पड़ा। एक गोली उसके सर के पार उतर गई थी। उसके बाएं कान के पीछे गोली का 1 सेंटीमीटर गोल निशान था। दाएं कान के ऊपर उसके सर में से गोली के निकलने का निशान था। दोनों चोटों से खून निकल रहा था, लेकिन दीपेंद्र अभी जिंदा था। दूसरी तरफ महाराजा बीरेंद्र बहुत सारी गोलियां लगने के बावजूद भी जिंदा थे। जब उनके एडीसी ने अस्पताल ले जाने के लिए जैगुआर कार की पिछली सीट पर उन्हें लिटाया तो उनके दोनों कानों से खून बह रहा था। उनके सारे कपड़े खून आलूद हो चुके थे। उनकी नब्ज तकरीबन डूब चुकी थी, लेकिन उनके हाथ में हल्की सी जुम्बिश थी। उन्हें कम से कम 8 गोलियां लगी थीं। उनके पीछे वाली टोयोटा गाड़ी में मलका ऐश्वर्या की लाश थी। जब ये दोनों कारें अस्पताल पहुंची तो रात के 9:15 बजे थे। थोड़ी ही देर में नेपाल के बेहतरीन न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन और अमराज कल्ब के माहिरीन अस्पताल पहुंच चुके थे। कार से उतारते ही रानी को मुर्दा करार दे दिया गया। इस दौरान एक सब टोयोटा लैंड क्रूजर भी अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी अगली सीट पर राजकुमार पारस बैठे हुए थे। पिछली सीट पर दीपेंद्र के एडीसी गजेंद्र बोहरा और राजू कार्की ने युवराज दीपेंद्र और राजकुमार निराजन की लाशें उठा रखी थीं। ये एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी। कातिल और उसका शिकार एक ही कार में ले जाए जा रहे थे। ये लोग 9:30 बजे अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने के चंद ही मिनट में राजकुमार निराजन को मुर्दा करार दे दिया गया। जोनाथन ग्रेगसन लिखते हैं कि इस दौरान नेपाल के सरकर्दा न्यूरोसर्जन डॉक्टर अपेंद्र देवकोटा पहुंचे, जहां एक फौजी डॉक्टर खून में लुथड़े कौमी लिबास में मलबूस एक शख्स का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। उनके गले में एक लॉकेट लटका हुआ था जिसमें साईं बाबा की तस्वीर थी। अगरचे इससे पहले वो महाराजा बीरेंद्र से मिल चुके थे, लेकिन वो उस वक्त जख्मी बीरेंद्र को नहीं पहचान पाए। युवराज दीपेंद्र ने उस दिन अपने अहले खाना के इतने अफराद को मार डाला था कि अस्पताल के ट्रॉमा हॉल में मौजूद तमाम बिस्तर भर गए थे। जब दीपेंद्र को स्ट्रेचर पर अंदर लाया गया तो उनके लिए कोई बिस्तरा खाली नहीं बचा था। उन्हें जमीन पर बिछे एक गद्दे पर डाल दिया गया। दीपेंद्र के सर के दोनों तरफ से खून निकल रहा था। सांस लेने के दौरान वो बहुत शोर मचा रहा था, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर 100/60 था, जो बहुत तशवीश का बायस नहीं था। लेकिन उसकी आंखों की पुतलियों पर तेज रोशनी का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही मिनट में दीपेंद्र को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। अगले दिन शाया होने वाली अखबारों में इस चौंका देने वाले वाकये का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस खबर को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। नेपाल के रेडियो पर गम की अलामत वाली मौसीकी चलाई जा रही थी। कत्लेआम के 14 घंटे बाद 11 बजे प्रोग्राम को बंद करके ऐलान किया गया कि महाराजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह गुज़िश्ता रात 9:15 बजे फौत हो गए हैं और उनकी जगह उनके बड़े बेटे शहजादा वली अहद दीपेंद्र को नया बादशाह नामजद किया गया है। ये भी बताया गया कि चूंकि वली अहद अभी काम करने के लायक नहीं है, इसलिए उनकी जगह राजकुमार ज्ञानेंद्र जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन नेपाल के बाशिंदों को ये नहीं बताया गया कि महाराजा बीरेंद्र की मौत कैसे हुई। 2 जून सन 2001 को शाम 4 बजे शाही खानदान के जनाजे का जुलूस निकला तो सारा का सारा खटमंडू शहर सड़कों पर निकल आया।
مہاراجہ کے اعزاز میں ملک کے ہزاروں افراد نے اپنے سر منڈوائے۔ حجاموں نے اس کام کے لیے کوئی پیسے نہیں لیے۔ شام کے دھندلکے میں شاہی خاندان کے ایک فرد دیپک بکرم نے آریہ گھاٹ پر تمام لاشوں کو نظر آتش کیا۔ یوراج دپندر کو کبھی ہوش نہیں آیا۔ اس نے 4 جون 2001 کی صبح 3:40 پر اپنا آخری سانس لیا۔ تقریباً 54 گھنٹوں تک نیپال میں ایک ایسے شخص کی حکومت رہی جو بے ہوش تھا اور اس پر اپنے والد کو مارنے کا الزام تھا۔ ان کی موت کے بعد نیپال کے بادشاہ بیریندر کے چھوٹے بھائی گیانیندر 3 دن کے اندر نیپال کے تیسرے بادشاہ بنے، لیکن نیپال کی بادشاہت اس دھچکے سے کبھی نہیں نکل سکی اور سن 2008 میں نیپال نے بادشاہت ترک کر کے جمہوریت کے نظام کا راستہ چن لیا۔